हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी फिर से और एक नई वीडियो में। तो गाइस आज हम लोग आपके लिए लाए हैं एक वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स। और फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है दिल्ली पुलिस के रेजिंग डे से, जहां की अशोक बार मार्केट में हमें एक धमाके को दिखाया जाता है। कई ढेर सारे लोग मारे जाते हैं और कई सारे लोग जख्मी भी हो जाते हैं। और मौके पर पुलिस तो पहुंच चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कबीर मलिक की टीम भी आ जाती है यहाँ पर। और जैसे ही कबीर मलिक की टीम यहाँ पर पहुंचती है, तब वो एक लड़के को देखते हैं और जिसके पास एक रेड कलर का झोला था। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उस झोले में बॉम्ब है, इसलिए वो लोग उसके ऊपर गन तान देते हैं, लेकिन गोली नहीं चलाते हैं। और अब 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जब अशोक बाग मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ था और मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल थी और बहुत सारे लोग थे और सभी लोग अपने अपने शॉपिंग में बिजी थे। लेकिन तभी अचानक से अशोक बाग मार्केट में बड़ा सा धमाका हो जाता है और फिर हम कबीर मलिक को उसके अपने घर पर हम लोग देख पाते हैं। और उसके घर में वो और उसकी माँ ही रहते हैं और उसके पिता नहीं है। और कुछ महीने पहले उसकी बीवी रश्मि की भी डेथ हो चुकी है और कबीर अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया है। और आज क्योंकि दिल्ली पुलिस का रेजिंग डे है, तो इसलिए उसने वर्दी पहनी थी। और वो लोग जब बात कर ही रहे होते हैं, तभी कबीर के पास एक कॉल आता है और उसे अशोक बाग मार्केट में ब्लास्ट के बारे में बताया जाता है। तो कबीर तुरंत ही अशोक बाग मार्केट के लिए निकल पड़ता है और जिसके बाद कबीर के सीनियर विक्रम बख्शी मलिक को दिखाया जाता है, और जहाँ की उसकी फैमिली में उसकी बीवी और एक 10 साल का बेटा है। और वो लोग सभी बात कर रहे होते, तभी कबीर का कॉल जो विक्रम बख्शी के पास आता है और वो उन्हें तुरंत ही अशोक बाग मार्केट के बारे में बताता है कि वहाँ पर ब्लास्ट हो गया है। और अब आगे हमें इंडिया गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग 2 बच्चे को बैठा हुआ देखते हैं और वो लोग वहाँ पर तभी बातें कर रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र एक पड़ती है उसके नीचे बॉम्ब पे। और बॉम्ब को देखने के बाद वो लोग बच्चे जो है वो लोग हाथ में ले लेते हैं और दूसरा बच्चा जो है यहाँ पर कांस्टेबल को बुलाने के लिए चला जाता है। और कांस्टेबल जैसे ही उस बच्चे के हाथ में बॉम्ब देखता है, तो कांस्टेबल तुरंत ही हेडक्वार्टर कॉल लगा देता है। और अब सीन प्रेजेंट में पहुंचता है, जहां पर हम लोग कबीर को अशोक बाग मार्केट में देख पाते हैं, जहां पर कि वो बच्चा खड़ा हुआ था, लेकिन उस बच्चे के पास बॉम्ब नहीं था। वो बच्चा यहाँ पर कबीर को बताता है कि मैंने उसे देखा है, वो आदमी ने मेरे सामने ही डस्टबिन में एक पैकेट डाला था। और दूसरी तरफ विक्रम जो है वो अपनी पूरी टीम को लेकर इंडिया गेट पहुंच चुका था। और विक्रम जब उस बच्चे के हाथ में बॉम्ब देखता है और वो उसे अकेला खड़ा पाता है, तो यहाँ पर विक्रम उस कांस्टेबल पर बहुत चिल्लाता है कि उसने उससे बॉम्ब क्यों नहीं लिया। तो फिर कांस्टेबल कहता है कि वही बच्चा जिद पर अड़ा हुआ था, वो कह रहा था कि मैं अगर बॉम्ब दूंगा तो बॉम्ब फट जाएगा। और विक्रम तभी बच्चों के पास पहुंचता है और उस बच्चे से बॉम्ब लेकर अपने हाथ में ले लेता है, बहुत ही संभाल कर। और अब थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड भी पहुंच चुके थे और वो लोग यहाँ पर बहुत संभाल कर उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं और ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। और लेकिन तभी वो लोग यहीं से देखते हैं कि एक जगह पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। और वहीं पर दूसरी तरफ मीडिया को एक मेल आता है, जहां पर 6 बम ब्लास्ट के बारे में बताया गया था और ये मेल दरअसल इंडियन मुजाहिदीन के तरफ से आया था। और फिर आगे किशनगंज में एक और बम ब्लास्ट होता है और इंद्रलोक हॉस्पिटल के बाहर भी बम था। और ये बात कबीर को पता चल चुकी थी और कबीर अपने पूरे टीम को लेकर वहां पर पहुंच चुका था। और बॉम्ब स्क्वाड भी यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कॉल जा रहे थे बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में, तो वो लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे थे। और कबीर यहाँ पर देखता है कि कार में बॉम्ब है, देखता है कि बाजू में ही हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में बहुत सारा आईसीयू में पेशेंट सब है। और जब कबीर जाकर कार के अंदर देखता है, तो पता चलता है बॉम्ब जो है स्टीयरिंग से कनेक्टेड है और स्टीयरिंग पूरी तरह से लॉक है। और तभी कबीर के दिमाग में एक आइडिया आता है, उस कार को टक्कर मारते हुए एक वेयर हाउस की तरफ ले जाता है जो कि एकदम खाली है। और तभी कबीर उस कार को ठेलते हुए उस वेयर हाउस के अंदर ढकेल देता है। तभी एक बहुत बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और जिसमें किसी तरह की कोई भी हानि नहीं हुई थी, क्योंकि वो वेयर हाउस एकदम खाली था। और फिर दिल्ली हेडक्वार्टर में सारे पुलिस वालों को बुला लिया जाता है और फिर सभी को बता दिया जाता है कि आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है। और विक्रम यहाँ पे सारे पुलिस फोर्स को अलर्ट कर देता है और जिन पर भी शक है उन सभी को उठाने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ उस छोटे से बच्चे के द्वारा उस आदमी का स्केच भी बनवाया जा रहा था, जिसे उस बच्चे ने अशोक बाग मार्केट में देखा था। और कबीर और विक्रम जो है वो लोग कुछ खबरियों को उठाने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसमें वो लोग सबसे पहले एक टॉफिक नाम के आदमी को उठाते हैं और वो उन्हें पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहा था। और जब उन लोग को गन की नोक पर सवाल पूछा जाता है, तब वो बताता है कि कुछ दिन पहले यूपी बॉर्डर से 4 लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए थे और वो लोग कौन है ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो लोग दिल्ली में आने के बाद वो लोग गायब हो गए। और जिसके बाद आईपीएस ऑफिसर बच्चन सर को दिखाया जाता है और विक्रम यहाँ पर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन बताता है और उनसे कहता है कि कुछ महीने पहले जब गुजरात में धमाके हुए थे और वही पैटर्न दिल्ली में भी फॉलो किया जा रहा है और हमारे पास कोई भी इंटेंस नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग पहले से सतर्क नहीं हो पाए। और फिलहाल हमारे पास एक ही एस्पेक्ट है जिसका स्केच हमारे पास है
जिससे वो लोग ये केस छोटे से बच्चे से भी बनवाए थे। और वही आदमी को हमें दिखाया जाता है जिसका नाम जरार है। और जरार जो है दिल्ली में एक घर में किराए पर रहता है, जहाँ पर वो उसने अपनी पहचान बदल ली है, जहाँ पर उसका नाम हैदर है। और फिर थोड़ी देर बाद नफीसा चाय लेकर जरार के पास आती है, और जरार जो है वो नफीसा के घर में ही रहता है। और नफीसा और जरार के बीच में एक अच्छी दोस्ती भी है, और दोनों एक दूसरे से बहुत बात करते हैं, और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। और जरार जिस घर में रहता है उसके मालिक जो है वो भी उससे मिला हुआ था, और उन्हें जरार की सच्चाई के बारे में भी मालूम है। और नफीसा एक छोटा भाई भी है जिसका नाम मोइन है, लेकिन वो इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता। और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, और सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है जिसका नाम है वन रॉन्ग कॉल। और एपिसोड की शुरुआत में हम लोग फ्लैशबैक में कबीर और उसकी बीवी रश्मिका को हम लोग देख पाते हैं, और जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि रश्मि और कबीर एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन किसी बीमारी के चलते रश्मि की डेथ हो चुकी थी, और जिस वजह से कबीर अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया है। और लेकिन कबीर और कबीर की माँ उसे हमेशा मिस करते रहते हैं। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बंसल सर की तरफ, जहाँ के एक वेयर हाउस में बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए गए थे, और जहाँ पर बंसल सर विक्रम को कहते हैं कि हमने एक टीम तैयार किया है, उस टीम को तुम ही लीड करोगे, और उस टीम में तुम्हारे साथ तारा शेट्टी भी रहेगी। और तारा शेट्टी जैसे में एक गुजरात की ऑफिसर है, और उसने गुजरात वाले केस को भी संभाला था। और जब तारा शेट्टी यहाँ पर आती है तो हमें मालूम चलता है कि विक्रम तो तारा शेट्टी को पहले से ही जानता है, और उन दोनों के बीच में कुछ खास तो नहीं बनती है, और दोनों एक दूसरे से हमेशा ही जवान लड़ाते रहते हैं। उन दोनों की बात सुनकर बंसल सर कहते हैं कि अच्छा यही होगा, तुम दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करो। और बंसल सर के चले जाने के बाद हम लोग तीनों को देख पाते हैं, जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो उन लोगों की बहस होती है, मगर वो लोग अच्छे दोस्त भी है। और तारा शेट्टी जो है वो अपने ऊपर एक बुक भी लिख रही है, और ये बात यहाँ पर कबीर ने तारा शेट्टी से कही थी, और ये बात विक्रम ने कबीर को बताया था। और विक्रम ने तारा शेट्टी को लेकर कबीर को कोई भी अच्छी बातें तो नहीं बताई है। और अब शेट्टी यहाँ पर विक्रम से कहती है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, और वो यहाँ पर बताती है कि अहमदाबाद से लैंडलॉर्ड से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है। जब वहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट के बाद वो लोग चारों वहाँ से चले गए, और बहुत ही इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें एक ही आदमी के बारे में पता चला है जिसका नाम सताब है। और बहुत डिफिकल्टी के दौरान जब उसका नंबर ट्रेस किया गया था तो पता चला तो उसने कॉल यहाँ से, तो उसने दिल्ली से अजमेर भी कॉल किया था, मतलब कि वो लड़का अभी दिल्ली में ही है। तो अब सदाब का नंबर को ट्रेस पर डाल दिया जाता है, और जिसके बाद हम लोग उन्हीं लड़कों को देख पाते हैं जिन्होंने ये ब्लास्ट किया था, जो कि सभी मिलकर जरार के साथ काम करते हैं। और उनके दरवाजे पर जरार भी आता है। जैसे वो अंदर आता है सभी से कहता है कि मिशन तो पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ है, और पूरी दुनिया तुम्हें बधाई दे रही है। और जिसके बाद जरार उन लड़कों से सदाब के बारे में पूछता है, जो कि अंदर सो रहा था क्योंकि उसे बुखार लगा हुआ है। और वो जब उससे मिलने जाता है तो हमें पता चलता है कि ये तो वही है जिसका स्केच पुलिस वालों को मिला है। यहाँ पर जरार जो है वो सदाब से कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब कुछ दिनों की ही बात है, जिसके बाद तुम अपने घर वापस चले जाओगे। और अब जरार वहां से चला जाता है, और जाते जाते अपने लड़कों से कहता है कि उसे मोबाइल से दूर रखना। और अब आगे का जो पुलिस फोर्स है वो लोग आजू बाजू के हार्डवेयर के दुकान पर जाते हैं, और वहां पर बॉल बैरिंग और कील का रिकॉर्ड पूछने लगते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा शख्स आया था जिसने कील और बॉल बैरिंग बहुत ही ज्यादा मात्रा में खरीदी हो। यहाँ पर हमें एक आदमी के बारे में पता चल गया था जो एक हलवाई था, जो उसने बहुत सारी कील और बॉल बैरिंग खरीदी है। तो वो तुरंत ही उस आदमी को उठाने के लिए पहुंच जाते हैं, तो उसे पूछताछ किया जाता है, तो उसे पता चलता है कि वो तो बस एक हलवाई है, उसे सचमुच कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन यहाँ पर पूछताछ के दौरान कि ये सारी चीजें उसके काम की नहीं है, और खान साहब ने ये सारी चीजें उनके लिए मंगवाई थी। खान साहब एक जाने माने हस्ती है, तो इसलिए उसे डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और अब कबीर विक्रम को एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाता है, और जहाँ पर कबीर विक्रम को बताता है कि ये एक रश्मि की फेवरेट जगह थी, और उसे ये रेस्टोरेंट बहुत ही पसंद था। और इसके बाद कबीर विक्रम से तारा शेट्टी के बारे में पूछने लगता है, और इसके बाद विक्रम बताता है कि तारा और हम लोग एक सेम बैच में थे, और हमारा और एक और दोस्त था जिसका नाम जगताब है, वो अभी रोम में, और उसके बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, प्रोटोकॉल के खिलाफ है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर बंसल सर आ जाता है, और विक्रम उन्हें खान साहब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है, और वो उनसे कहता है कि अगर हमने खान साहब को अरेस्ट कर लिया तो जरूर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिर बंसल सर कहते हैं कि बिना सबूत के हम लोग किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। लेकिन बंसल सर कबीर को कहते हैं कि मैं जब तुम्हारी एज के था तब मैंने भी एक सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया था, बाद में मैंने सॉरी बोल दिया था, तुम भी यही कर सकते हो। और जो सुनकर दोनों ही खुश हो जाते हैं, और हम लोग आगे अब दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हम लोग जरार को देख पाते हैं, जो कि अपने मेन आदमी के पास कॉल करता है। वो जरार को उसके काम के लिए शुभकामनाएं देता है, कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें आगे की मिशन के बारे में बताऊंगा।
और फिर जरार अपने घर पहुंचता है जहाँ पर नफीसा उसकी इंतजार कर रही थी। और जिसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं। तो यहाँ पर जरार बताते हैं कि उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम सिक्कू है। और वो उसे ये भी बताता है कि उसके माँ बाप नहीं है। और अब हमें आगे यूपी में आदमगढ़ शहर को दिखाया जाता है, यहाँ पर कि पूरी शताब की फैमिली रहती है। तो यहाँ पर कुछ पुलिस वाले अपनी पहचान छुपा कर उसके घर पर पहुंच जाते हैं। दरअसल वो लोग यहाँ पर ये पता करने गए थे कि सदाब वहाँ पर है या नहीं, ये भी कि सदाब इनके ही घर का है। यहाँ पर प्रूफ तो मिल जाती है कि सदाब इनके ही घर का है और वो 2 महीने से गायब है। और दूसरी तरफ कबीर और राना जो है वो लोग खान साहब के पास जा रहे थे, लेकिन तभी उनके बीच से एक लड़का निकलता है और वो खान साहब के पास पहुंचता है और उनके हाथ से एक पैकेट लेकर वहां से चला जाता है। और ये देखकर कबीर राना से कहता है कि मुझे ये लड़का चाहिए। तो राना उस लड़के को पकड़ने के लिए चला जाता है। तो दूसरी तरफ कबीर खान साहब से बात करने लगता है और वो उन्हें बताता है कि वो पुलिस से है। विक्रम ने खान साहब के पोते को भी उसके स्कूल से उठवा लिया था। इसके बाद राना जो है वो उस लड़के का पीछा कर रहा था और बहुत देर तक पीछा करने के बाद ट्रैफिक लग जाता है और वो लड़का भाग जाता है क्योंकि वो बाइक से था और राना उस लड़के को नहीं पकड़ पाता है। और आगे हमें वो पता चलता है कि वो लड़का दरअसल जरार का भाई है जिसका नाम सिक्कू है, क्योंकि उसे पैसे देने के लिए आया था। उसे ये भी कह रहा था कि मिशन की बहुत बहुत बधाई हो। और फिर सिक्कू जरार से अंडरग्राउंड होने के लिए भी कह रहा था। विक्रम और कबीर जो है वो खान साहब के पोते और खान साहब को एक जगह पर लाते हैं। यहाँ पर वो जरार और सदाब की फोटो दिखाते हुए पूछते हैं कि इनमें से वो किसको जानता है। तो खान साहब यहाँ पर सदाब का नाम बताते हैं कि वो बस इसी को जानता है और यही मेरे पास पैकेट लेने के लिए आता था। और खान साहब उन्हें सब कुछ सच बता देता है कि उसे ऊपर से कॉल आया करते थे। एक बार उसने उससे 2 लाख रुपए दिए थे, तो एक बार कील और बॉल बेरिंग दी थी और इस बार उन्हें 5 लाख रुपए दिए हैं। और फिर विक्रम उन्हें कहता है कि तुम्हें 2 दिन तक हमारी कस्टडी में रहना होगा क्योंकि हमें तुमसे बहुत सारी बातचीत करनी है। और अब जरार अपने भाई सिक्कू को नफीसा के घर पर ले गया था और जहाँ पर नफीसा की माँ जरार से कहती है कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। इतना कहते ही नफीसा की मुंह उतर जाता है क्योंकि वो जरार को कहीं ना कहीं पसंद करती है। जब वो लोग बाहर मिलते हैं तो यहाँ पर जरार जो है नफीसा से कह देता है कि वो भी उसे पसंद करता है और वो उससे शादी करना चाहता है, मगर नफीसा तो पहले से उसे पसंद करती थी। और ये सुनने के बाद वो तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर विक्रम के बेटे आयुष का जन्मदिन था और वो दोनों बहुत ही लेट पहुंचे थे। विक्रम तो इस पार्टी के बारे में भूल ही गया था, लेकिन कबीर ने उसे याद दिलाया। और जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि तारा शेट्टी भी यहीं पर थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं और इसकी बीवी भी तारा शेट्टी को जानती है। और अब हम लोग देखते हैं कि जरार के जो सब लड़के थे वो अपने अपने घर में बैठे हुए थे कि तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है। तो वो घर में मोमबत्ती ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी हम लोग सदाब को देखते हैं जो कि चोरी छुपे हुए अपना मोबाइल ढूंढ रहा था। और वो जैसे ही अपना फोन ऑन करता है तो दिल्ली पुलिस के पास सिग्नल पहुंच जाता है कि सदाब का मोबाइल ऑन हुआ है। दरअसल सदाब को अपनी घर की बहुत याद आ रही थी, तो इसलिए वो अपनी माँ के पास कॉल करता है। तो तब तक तो दिल्ली पुलिस के पास सदाब की लोकेशन पहुंच चुकी थी। और इसी के साथ सेकेंड एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।